इलॉन मस्क का एक आता है कि उसने पीएचडी मतलब फिजिक्स को क्यों वो आगे तक पढ़ा, बहुत आगे तक उसने पढ़ा। तो उसने कहा कि मुझे जब इनोवेशन करना था तो मुझे एक सब्जेक्ट पकड़ना था जिसकी मैं मास्टरी अगर करूं तो मेरी इंटेलेक्ट जो है वो बढ़ेगी, देन आई कैन कॉम्प्रिहेंड एनी सब्जेक्ट जो मेरे डोमेन के बाहर का भी होगा। सो महाभारत में श्लोक मिलता है आचार्य चाणक्य को, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। सिंपल, सांख्य के समान कोई नॉलेज नहीं है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध ने भी यहां से स्टार्ट किया था। और योग के समान कोई बल नहीं है। सेंस ऑर्गन कंट्रोल कहां से होगा फंडामेंटली। Welcome to an illuminating book launch session at the second edition of the Delhi University Literature Festival. This festival has been made possible in collaboration with our title partners Sarayu Trust and Sangam Talks, our venue partner Sri Ram College of Commerce. We have gathered here to launch the book Chanakya's Intelligence, The Kingmaker of Magad, authored by Sri Ravi Singh Chaudhary. A prolific author, he has several enriching literary works under his name, the most famous being The Rishi Intelligence. To grace this book launch, we feel immensely honored to have with us Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh Ji. Now, I would request the panel to initiate the book inaugural. Thank you so much, sir, for coming here, and thank you, Simrit Kaur ma'am, for giving me this platform, जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ। ये इंटेलिजेंस सीरीज में दूसरी बुक है, चाणक्याज इंटेलिजेंस। सो पहली बुक जो थी वो इस बेसिस पे थी कि हमारा इंडिक साइंसेस स्यूडो साइंसेस है, टेक्निकली साइंटिफिक टर्म में बात नहीं करता। एंड ये दूसरी बुक है जो हमारे ऊपर आरोप लगा था, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एशिया हमेशा इकोनॉमिक सुपर पावर रहा है। स्टेट का, राष्ट्र का, कंट्री का, जो हम कहते हैं देश का कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ है। दैट्स द क्लेम जो हम पर आरोप लगता है। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, 10 मिनट मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, कि इस बुक में मैं क्या बात कर रहा हूं। पहला तो इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, नॉट द माइक्रो और द मैक्रो, सिर्फ पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है एंड गवर्नेंस है, वेरी स्पेसिफिक। और दो शब्द को पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा जिससे डिस्कोर्स पूरा हर बार बदल जाता है। अगर उस परिभाषा का मतलब हमें नहीं पता है तो मीनिंग अलग हो जाते हैं। जैसे बचपन से मुझे एक डाउट था कि हर हिंदी शब्द का इंग्लिश वर्ड मिल कैसे जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो इतने कल्चरली एडवांस हैं कि हमारे सारे माइन्यूट डिटेल्स और सारे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ उनके पास भी हैं, इसलिए हमारे सारे हिंदी शब्दों के इंग्लिश वर्ड्स हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि जब भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में वो छोटा हो जा रहा है और वो गलत ट्रांसलेशन, गलत मीनिंग बता रहा है। जैसे रिलीजन इज धर्म, अब ये जब दोनों साथ होगा तो जब भी बात होगी तो हमें लगा कि अच्छा, धर्म की जब भी बात होगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट कराएगा, क्योंकि 2000 साल से सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं रिलीजन की वजह से। तो आसान शब्द है अर्थ, उसको पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा। चाणक्य कहते हैं कि ओके, द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल या ह्यूमन, इसको हम कहते हैं अर्थ, जो फिजिकल या मॉनेटरी टर्म में है। बट द एक्चुअल मीनिंग इज कि द प्लेस दैट इज इनहेबिटेड बाय ह्यूमन, जहां पर लोग रहते हैं, टू एक्वायर दैट लैंड वी नीड अर्थशास्त्र। सो जमीन जहां पर मनुष्यों का जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको अपने टेरिटरी में लाना, दैट इज रिटन इन अर्थशास्त्र। सो बेसिकली पॉलिटिक्स, पावर एंड पैसा, ये तीनों होता है अर्थ का मतलब, पैसा सिर्फ नहीं होता है। धर्म ध्री धातु से बना है, धर्म का जो मतलब है वो आता है जो धारण करता है, दैट विच इज द फाउंडेशन। तो रियो डी जेनेरियो में जो ब्राजील में होता है कॉन्क्लेव की सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम इतना अपने रिसोर्सेस को जुडिशियस या अच्छे ढंग से यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा रह जाए। दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको संस्कृत में अगर बदलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हम धार्मिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, बिकॉज धार्मिक का एक्चुअल मीनिंग आता है सस्टेनेंस, फाउंडेशन, लॉ, जस्टिस, मोरालिटी, बहुत सारे मीनिंग आते हैं। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जिस पर बहुत ज्यादा बोझ है अपने आप को एक्सप्लेन करने की। तो इतना ज्यादा बोझ है कि हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। तो ये दो शब्द अब क्लियर होता है, तब अब चाणक्य देखिए कैसे एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जो फंडामेंटल 5 श्लोक है, मतलब एक पूरे
कंट्री का निर्माण कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट अ किंग मेकर और पूरा राष्ट्र मेकर है। तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। अब धर्म का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसलिए अब क्लैरिटी है कि सुख का मूल धर्म है। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस जो हम चाहते हैं, उसका जो मूल है वो धर्म है। और धर्म को वो डिफाइन करते हैं कर्तव्य से भी। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में जा करके अपने प्रजा की रक्षा करना, वैद्य का धर्म है जान बचाना मेडिसिन से। दोनों का कर्तव्य अलग है, दोनों का धर्म अलग है। आपने वेइंग मशीन्स में देखा होगा, जो ट्रक का वेइंग मशीन होता है, वहां धर्म कांटा लिखा हुआ होता है। वाई? बिकॉज हम मेजरमेंट भी एथिकली करेंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे, राइटियसनेस। तो वहां पर धर्म का देखिए मीनिंग, आपको क्लैरिटी आएगी कि धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिर वो कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल अर्थ है, अब लिटरल मीनिंग लोगों को लगा धर्म का मूल पैसा है, नहीं, पावर है। बेसिकली किंग जो है वो धार्मिक बनाता है सोसाइटी को, धर्माचार्य प्रचार करते हैं, बट कैपेसिटी जो है इंप्लीमेंट करने की, एक धार्मिक इकोसिस्टम बनाने की, वो राजा करता है और वो पावर से आता है। दैट्स वाई यहां पर अर्थ लिखा है। और अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का जो मूल है वो राज्य है। अब एक ऐसा स्टेट है जहां केओस है, अब पता ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट 5 साल रहेगी कि नहीं रहेगी। करप्ट गवर्नमेंट होना एक बात है, लेकिन हर 1 साल में गवर्नमेंट बदल जाना ये अलग बात है। तो बिहार में क्या हुआ कि 22 साल में 22 गवर्नमेंट बने, ठीक है। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करा ही नहीं सकती। करप्शन एंड प्योर और गवर्नेंस वो बाद की चीज है। तो स्टेट का एग्जिस्टेंस पैरामाउंट है। तो वो कहते हैं कि अर्थस्य मूलम राज्यम। और फिर कहते हैं अब यहां से डिफरेंस पैदा होगा, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। ऐसा राजा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, दिस कॉज ऑफ दिस सेंस ऑर्गन जो कंट्रोल में है। युद्ध में जो जीतता है उसे वीर कहते हैं, जो स्वयं को जीतता है उसे महावीर कहते हैं। तो जिसने स्वयं को कॉन्कर किया है, सेल्फ को कॉन्कर किया है, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल किया है, ही विल ब्रिंग द गुड गवर्नेंस। वो फिर पॉलिसी लाएगा, फिर प्रॉस्पेरिटी आएगा। अब ये मोरालिटी की बात होगी, सेंस ऑर्गन कंट्रोल एंड ऑल, बट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो माइस स्ट्रैटेजी पे चलता है, जो हम कहते हैं मॉनेटरी, आइडियोलॉजिकल, कोहेर्सन एंड ईगो। किसी भी लीडर को करप्ट करना है तो आइदर मॉनेटरी होता है, आइडियोलॉजिकल होता है, हनी ट्रैप के थ्रू उसको मजबूर करना, ब्लैकमेल करना कोहेर्सन के थ्रू होता है, एंड लास्ट में ईगो जो है, उसके ईगो को प्ले करके उसको ट्रैप किया जाता है। तो जिसके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, ही कैन बी मैनिपुलेटेड। सो बहुत बेसिक है कि कोई भी राजा अपनी कंट्री को भी बेच सकता है। तो पहला इंश्योर, जब वो बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं कि इसको राजा हमको क्यों बनाना है, तो वो जो हम समझते हैं कि बच्चे को ही आतंकवादी बनाया जा सकता है और बच्चे को ही सेंस ऑर्गन कंट्रोल करने वाला बनाया जा सकता है, तो एक बच्चे को चूज करते हैं और उसको 4 विद्याएं सिखाते हैं। ये सारी मेरे बुक में पूरे डिटेल में है कि एक बच्चे को वो ट्रेन कैसे कर रहे हैं राजा बनने के लिए। तो वहां पर वो कहते हैं 4 विद्या। पहला है आन्वीक्षकी। अब राजा के साथ देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ही नीड एडवाइजर्स। वो हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, बट डिसीजन तो उसे ही लेना है। अब ये कौन सी कला है कि वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड का, बट डिसीजन कैसे लेगा। तो एक इलॉन मस्क का एक आता है कि उसने पीएचडी, मतलब फिजिक्स को क्यों वो आगे तक पढ़ा, बहुत आगे तक उसने पढ़ा। तो उसने कहा कि मुझे जब इनोवेशन करना था तो मुझे एक सब्जेक्ट पकड़ना था जिसकी मैं मास्टरी अगर करूं तो मेरी इंटेलेक्ट जो है वो बढ़ेगी, देन आई कैन कॉम्प्रिहेंड एनी सब्जेक्ट जो मेरे डोमेन के बाहर का भी होगा। सो महाभारत में श्लोक मिलता है आचार्य चाणक्य को, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। सिंपल, सांख्य के समान कोई नॉलेज नहीं है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध ने भी यहां से स्टार्ट किया था। और योग के समान कोई बल नहीं है। सेंस ऑर्गन कंट्रोल कहां से होगा फंडामेंटली। तो सांख्य की पूरी टीचिंग देते हैं और उनकी इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं। और सांख्य इज बेसिकली कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स कैसे बना है ये सांख्य दर्शन है। तो कॉस्मोलॉजी, काइंड ऑफ क्वांटम फिजिक्स अगर किसी को समझ में आए, रिलेटिविटी समझ में आए, और ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो ही कैन कॉम्प्रिहेंड एनी डोमेन। बहुत ऑब्वियस है। तो पहली टीचिंग सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आचार्य चाणक्य, और फिर कहते हैं कि तुम्हें चारवाक होना है। भारत में क्या होता है कि जब कोई कमजोर व्यक्ति होता है, उस पर अत्याचार होता है, तो वो क्या कहता है कि भगवान सब देख रहा है, भगवान तुम्हारा वो जस्टिस करेंगे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। दैट इज दी बेसिक कोर जो एक मासेस हमारा सोचता है, जो वीक होता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि फिर तुम जस्टिस कैसे करोगे। मतलब उस सोसाइटी में पहले वो समझा रहे हैं कि पुनर्जन्म भूल जाओ, रियलिस्ट हो जाओ
और जस्टिस को अपने हाथ में लो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो परमात्मा तुम नहीं हो, तुम्हारा राष्ट्र है, और देयर इज नो अदर हेवनली वर्ल्ड, तभी तुम्हारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इमीडिएट होगा और तुम न्याय कर सकते हो। ठीक है, पाप पुण्य और कर्म को तुम्हें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो सहारा है लोगों का। ठीक है, सो आप यहां पर देखेंगे कि जो चाणक्य की अंडरस्टैंडिंग है वो साइकोलॉजी को भी समझ रहे हैं और एक किंग को इंपावर कर रहे हैं, जो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी इंटेलेक्ट को बढ़ा रहे हैं। और फिर वो दंड नीति पे आते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति की क्षमा, राजा की क्षमा, संत की क्षमा, तीनों अलग होता है। एक जो साधु है वो सभी को क्षमा कर रहा है, क्योंकि उसे मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, समाधि प्राप्त करनी है। एक व्यक्ति अपने सोसाइटी को देखता है, अपने फैमिली को देखता है, देन डिसाइड करता है। बट राजा इंट्यूशन यूज नहीं करेगा जस्टिस में, वो दंड नीति का यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो अपना इंट्यूशन नहीं यूज करेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो पूरा चाणक्य की जो अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है, ये बहुत जबरदस्त रही। एंड मैं एंड करूंगा जो बहुत ब्रेक थ्रू मुझे मिली, जो आई थिंक वो डिस्कवर हुई ही नहीं थी। चाणक्य के 6000 सूत्र हैं, कम से कम 10 से ज्यादा बुक हैं, बट फंडामेंटली पूरे वर्ल्ड का गवर्नेंस कैसे काम करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या आता है कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, और इंडिविजुअलिज्म इज दी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। एक व्यक्ति का राइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग सारे लॉ बनेंगे। ठीक है, तो चाणक्य कहते हैं, एक महाभारत से ही वो श्लोक लाते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति और परिवार की बात हो तो परिवार होगी प्रायोरिटी, परिवार और गांव की हो तो गांव की होगी प्रायोरिटी, गांव और समाज की है तो समाज की, समाज और राष्ट्र है राष्ट्र, राष्ट्र और ब्रह्म है तो ब्रह्म। सीधी प्रायोरिटी ऑर्डर जब भी हम इसको एनालाइज करेंगे। अब जो एलजीबीटी का जो केस आया था मैरिज वाला, अब जब इंडियन फ्रेमवर्क आप लगाते हैं और ये फ्रेमवर्क लगाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि फैमिली वैल्यूज को हमको पहले लाना है इंडिविजुअल प्रायोरिटी से, क्योंकि फैमिली वैल्यू सिस्टम इज द स्ट्रेंथ ऑफ, ये जो बोलते हैं ना कि कैसे बचा रह गया हमारा सभ्यता, तो ये बड़ा इधर उधर की बहुत सारी बात होती है। बट द फंडामेंटल थिंग इज, जो केओस थ्योरी में होती है, कि इफ यू हैव, जो रूट्स है, बरगद पेड़ को आप देखो, एक रूट नहीं होता है। इफ यू हैव अ सिंगल रूट, तो उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी एक ब्रांचेज ही बाद में रूट बन जाती है, और उसका जो कैरी फॉरवर्ड करता है वो फैमिली करती है। ठीक है, सो इंडिविजुअलिज्म से ज्यादा पंच ऋण सिद्धांत काम आता है। पंच ऋण क्या, आप जब भी जन्म लेते हैं 5 डेट के साथ जन्म लेते हैं। पहला है पितृ ऋण। ठीक है, आप अपने फैमिली ट्रेडिशन और लीनिएज को याद करते हैं, मतलब फैमिली को इंटैक्ट रखने की बात करते हैं। फिर है देव ऋण, जो विजिबल देवता है, सूर्य है, पानी है, अग्नि है, इन सब की हम बात करते हैं। इसका मतलब वो पॉल्यूशन को उसमें कैटर करेगा, क्योंकि देव ऋण है उसमें। ऋषि ऋण, नॉलेज सिस्टम को आप मेंटेन रखेंगे। यू सी, अगर गिलोय का, आयुर्वेद का नॉलेज सिस्टम नहीं होता, समहाउ अगर ये लॉस्ट हो जाता, तो क्या सिचुएशन होता इंडिया का ड्यूरिंग कोविड। और फिर है कि उसमें मनुष्य यज्ञ करना और भूत यज्ञ करना है। भूत यज्ञ मतलब होता है कि जो भी पशु पक्षी प्राणी है उनकी भी फीडिंग करनी है, और मनुष्य यज्ञ में जो भी कमजोर है, जो हम कहते हैं अंत्योदय, अंतिम का उदय होना चाहिए, उसकी भी सेवा करना। तो एक फैमिली को जो है वो 5 ऋण चुका करके वो उसको आगे जाना है। सो दीज ऑल फ्रेमवर्क्स आर देयर विथ चाणक्य, जिसको मे भी हमको लगता है कि इंडिक पर्सपेक्टिव नहीं थी, इसलिए वो कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रही थी, बट इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लॉ, गवर्नेंस कैसे डिसाइड हो रही है, कैसे ड्राइव हो रही है, वो सब कुछ यहाँ पर डिफाइन होता है। एंड बिहार झारखंड वाला जो क्षेत्र है, आप देखेंगे कि टू द पॉइंट लोग क्यों नहीं बात करते हैं, बिकॉज चाणक्य के यस समय लगता है टू द पॉइंट आने में, और इसका एक लॉजिक भी है कि आप टू द पॉइंट बात करते हैं तो परसुएड और कन्विंस नहीं कर पाएंगे। दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। क्या होता है उसमें कि साम दाम दंड भेद में, साम पे मैंने डिटेल में बात की इस बुक में। साम में क्या होता है कि पहले यू बिल्ड कनेक्शन, आप पूछते हैं कहां से हैं, किस क्षेत्र से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, है ना, और बहुत समय बिताते हैं पहले बॉन्डिंग बनाने में। बॉन्डिंग बनाते हैं और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा डिस्कशन क्या है। तो दैट्स हाउ लोकाचार जो वर्ड है कि भले चाणक्य अर्थशास्त्र 800 साल पहले इट गॉट लॉस्ट, बट इन प्रैक्टिस ये रही, एंड ये 800 साल बाद मिली। और 800 साल पहले जो राइज हुआ था वो किसका हुआ था, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड का।
तो इंस्टीट्यूशंस जब बिल्ड होते हैं तब सिविलाइजेशंस जो है वो नर्चर होता है। और 800 साल पहले ही हमारा जो तक्षशिला और नालंदा कहते हैं, और उसी वर्ष ये शास्त्र भी गायब होता है। और पृथ्वीराज चौहान जो करता है कि शत्रु को भी शरण देता है, जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु पर मर्सी नहीं करनी चाहिए, द शत्रु बोध इज देयर। तो आई थिंक पृथ्वीराज चौहान के पहले ही वो स्ट्रैटेजिकल जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी लुप्त हो जाती है, एंड वी गॉट। तो आप समझ सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट, एक पांडुलिपि और एक नॉलेज सिस्टम जो 2000 साल का कल्बिनेशन है, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज बुक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। देश और दुनिया के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में यह संस्था जानी जाती है। इसकी प्रिंसिपल सिमरनजीत कौर जी और यहाँ के युवा विद्यार्थी जो अपने वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और अपने टैलेंट के लिए देश दुनिया में जाने जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का और खास तौर से इस कॉलेज का नेशन बिल्डिंग में बड़ा योगदान है। ही छात्रों द्वारा खास तौर से संचालित इस लिटरेरी इनिशिएटिव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। रवि को मैं कुछ दिनों से जाना और आमतौर से सोशल मीडिया की इस दौर में मैं बहुत कम देखता हूं, यह मेरी कमी है। पर किसी ने मुझे बताया कि रवि ने जो ऋषि इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी उसके बारे में आप सुने, उसके लॉन्च के बारे में। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, काइंडली लिसन इट सम टाइम। भारत की इंटेलिजेंस, भारत की ताकत, भारत की समझ क्या रही है, इसके बारे में आपको गहरी जानकारी उससे मिलेगी। आपके खुद के व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए रवि बहुत ही अनूठे और विलक्षण प्रतिभाशाली हैं। ये इंजीनियर थे, बीआईटी सिंदरी से पढ़े लिखे, फिर अब पूरा जीवन विज्ञान की खोज में और भारतीय जो चिंतन है उसमें, भारतीय दर्शन और भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान की खोज में अपने को डेडिकेट किया। आपने इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड से जाना। ये पुस्तक इनकी चाणक्य पर है। चाणक्य, इंटेलिजेंस किंग मेकर ऑफ ए मगध। मैं भी पुस्तक कभी पहली बार देख रहा हूं, लेकिन थोड़ी बहुत सूचनाएं जो मुझे मिली, आई कैन टेल कि रिमार्केबल बुक। और खुद चाणक्य कितने रिमार्केबल थे ये आप विद्यार्थी अपने लिए जाने कि एक व्यक्ति का अगर संकल्प हो, डेडिकेशन हो, विजन हो, कुछ करना चाहे, डिटर्मिनेशन हो, तो हाउ ही कैन गिव शेप टू द नेशन, टू द सिविलाइजेशन। चाणक्य किस रूप में तक्षशिला में थे और पूरी भारत में किस रूप में बाहरी आक्रमणकारी आ रहे थे। उन्हें लगा कि मगध का एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां मैं जाऊं, वहां के राजा से बात करूं, घनानंद से, और उनसे मदद मांगू कि इस देश को, इस मुल्क को बचाया कैसे जा सकता है। वो गए और आप जानते हैं राजसत्ता में जो लोग, जिनकी दूरदृष्टि नहीं होती, उन्होंने किस रूप में चाणक्य का अपमान किया। उस अपमान की सूचनाएं अलग अलग बौद्धिक स्रोत से अलग मिलती हैं, बाकी स्रोत से अलग मिलती हैं। तो चाणक्य ने एक संकल्प किया कि जब तक इस तरह की सत्ता को मैं इस देश से नहीं हटा लेता, तब तक मैं, कुछ लोग कहते हैं उनकी शिखा को खींचकर बाहर निकाला, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने जनेऊ तोड़ी, अलग अलग स्रोतों से, बौद्धिक टेक्स्ट में कुछ और है, कहीं कुछ और है। वो संकल्प लिया और उन्हें एक रिमार्केबल व्यक्ति चंद्रगुप्त के रूप में मिला। चंद्रगुप्त एक किसान परिवार में किस रूप में उनकी मुलाकात थी, उसको लेकर भी, जिस इलाके से हम लोग आते हैं उसी इलाके में मगध साम्राज्य था, उससे बहुत सारे उसके पॉपुलर कहानियां हैं। पर रिमार्केबल क्या है कि इतना बड़ा मगध एम्पायर जिस पे भारत फक्र कर सकता है, उतना बड़ा एम्पायर फिर भारत का कभी बना नहीं। उस एम्पायर को सिर्फ नेशन एक्सपेंशन के लिए उन्होंने नहीं किया, देश की सीमा सिर्फ बढ़े इसके लिए कहीं आक्रमण नहीं किया। कैसे एक धर्म के आधार पर, और धर्म का अर्थ सिर्फ आप रिचुअल से न लें, धर्म यानी टोटल कंडक्ट, स्टेट क्राफ्ट, थिंग्स बेस्ड ऑन पॉलिसीज, वैल्यूज, उससे कैसे ये सत्ता चले, इस पर दोनों ने मिलकर मगध साम्राज्य कायम किया। तो चाणक्य मूलतः अध्यापक थे, और एक अध्यापक की क्या ताकत होती है। आप चाहे
फ्रांस से लेकर के, चीन से लेकर, वियतनाम से लेकर, रूस से लेकर और खुद भारत में गांधी के जमाने में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान देखे, टीचर्स ने किस तरह से प्रभावित किया है। चाणक्य की थिंकिंग का कितना गहरा असर आज भी है, और सिर्फ देश में नहीं है। मैं आपको 2017 की बात बता रहा हूं, पर उसके पहले इस किताब में रवि ने इस पुस्तक में भारतीय मनीषा और परंपरा के जिन सिद्धांतों की मीमांसा की है, वे आज भी भारत में उतने ही प्रासंगिक है। मुझे आश्चर्य हुआ, 2017 के आसपास में एक यूएन के प्रोग्राम में गया था। वहां अमेरिका में एक पुस्तक मुझे मिली 130 पन्नों की, और दुनिया के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर रोजर बोस्चे की वो पुस्तक थी। उस पर मैंने लौट कर, तब मैं लिखता था अखबारों में, मैंने लिखा भी। पुस्तक का नाम है कौटिल्य द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट। यानी भारत में हम अपने सारे उन महान लोगों को, उनके महान कंट्रीब्यूशन को तब याद करते हैं जब पश्चिम का कोई एक्नॉलेज करता है। पुस्तक की प्रस्तावना में प्रोफेसर रोजर ने लिखा था कि 1996 में मैंने अपनी पुस्तक थियरीज ऑफ टिरेनी फ्रॉम प्लेटो टू अरेंट पूरी की, तो मैं थक गया, क्योंकि राजनीतिक विचारों की यूरोपीय परंपरा पर जो भी काम हुआ था उसको मैंने देखा, पढ़ा, जाना, पर एशिया, खास तौर से भारत और चीन के राजनीतिक विचारों पर काम करने वाले अपने मैंने स्कॉलर्स मित्रों से संपर्क किया कि उनकी परंपरा क्या है। और ये कोई मामूली प्रोफेसर नहीं थे। प्रोफेसर ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ओबामा, उनके पॉलिटिकल गुरु थे। इसी क्रम में उन्हें चाणक्य का नाम पता चला। फिर उन्होंने लिखा कि मेरे मस्तिष्क में हलचल मची जब मैंने चाणक्य का नाम और उनके काम के बारे में थोड़ा बहुत सुना। वह एक पॉलिटिकल फिलॉसफर थे और पॉलिटिकल रियलिस्ट, बिना विवाद, सर्वश्रेष्ठ चालाकी और यथार्थ के सबसे बड़े पंडित। नो नॉनसेंस रियलिस्ट, दिस वर्ड ही हैज यूज्ड। उनका नाम कौटिल्य है। उन्होंने अर्थशास्त्र पर पुस्तक लिखी, या कहे राजनीति का विज्ञान बताया, ईसा से 300 साल पहले, हालांकि वो 600 साल के लगभग कहा जाता है। यानी आप सोचे कि कितने, मतलब लगभग 3000 वर्ष के आसपास, 3000 वर्ष के आसपास एक व्यक्ति ने एक किताब लिखकर अपने संकल्प से पूरे एम्पायर को बदल दिया। मोटिवेशन का इससे बड़ा किसी बच्चे के लिए आज क्या संकल्प हो सकता है कि एक इंसान के अंदर क्या ताकत हो सकती है। पर वो इंसान कैसे थे उसका मैं आपको वो करूंगा उल्लेख। इसके बाद उन्होंने, प्रोफेसर रोजर ने कौटिल्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बड़े बेहतर ढंग से लिखा है कि उनके कई विचार आज दुनिया में चकित करने वाले हैं और मुझे मौलिक चिंतक के रूप में लगे दुनिया में। जिस व्यक्ति ने दुनिया के टॉप पॉलिटिकल फिलोसफर्स का अध्ययन किया था, वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें चाणक्य सबसे अलग और विलक्षण लगे, क्योंकि उनके कई विचार चकित करने वाले हैं। कौटिल्य के सपने की राजव्यवस्था, जीवन के 3 महान उद्देश्य, भौतिक संपदा, इंद्रिय सुख और आध्यात्मिक ऊंचाई, ये कैसे पा सके एक इंसान और एक व्यवस्था, ये प्रोफेसर रोजर ने लिखा। और ये उस दौर की बात है जब चाणक्य ने इतना एब्सोल्यूट पावर होते हुए किस तरह से मॉरली सरकारें, व्यवस्था चले, इस पर भी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली एक व्यवस्था दी थी और उसको चलाया। नैतिक मूल्य और चरित्र कैसे मजबूत हों शासकों के, इस पर उन्होंने खास तौर से ध्यान दिया। और उनके जीवन का एक किस्सा है। वह एक मामूली झोपड़ी में रहते थे, बहुत कम बोलने वाले, और दुनिया में कहें उस वक्त के शायद जो नॉन वर्ल्ड था, इस तरह की मतलब वो नहीं था कि पूरी दुनिया एक जो आज कहते हैं ना कि ग्लोबल वर्ल्ड, वैसा नहीं था। लेकिन जो भी दुनिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, उनमें सबसे बड़ी सत्ता थी मगध एम्पायर की। मगध एम्पायर का जो एक तरह से राजसत्ता को चलाने वाला मुख्य व्यक्ति था, वो एक मामूली झोपड़ी में, सामान्य झोपड़ी में रहता था। एक शाम उनसे मिलने के लिए मेगास्थनीज उस वक्त आए थे, इतिहासों में वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज चीन के बड़े यात्री थे। मेगास्थनीज ने समय मांगा चाणक्य से मिलने का, वो गए, निश्चित समय पर पहुंचे। मेगास्थनीज के पहुंचने पर जो दीपक जलाकर के चाणक्य काम कर रहे थे उसको बुझा दिया
दूसरा दीपक जलाया। फिर मेगास्थनीज से कहा उन्होंने कि बताइए आप किस लिए आए। मेगास्थनीज ने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत क्वेरीज थी, हम आपसे बहुत चीजें जानना चाहते थे, पर एक नई क्वेरी ये आ गई कि जब मैं प्रवेश किया आपके कमरे में तो जो आपने जो भी लैंप जला रखा था उसको ऑफ करके दूसरा जलाया, इसकी वजह क्या है? तो चाणक्य ने कहा कि जिस दीपक को मैं जला रहा था उसमें देश का, राष्ट्र का तेल लगता था, वो राष्ट्र का तेल था, राष्ट्र के खर्चे से वो तेल जल रहा था। मैं अब निजी काम आपसे कर रहा हूं, निजी बातचीत कर रहा हूं, स्टेट के पैसे पर, सरकारी पैसे पर निजी काम करना यह अनैतिक और घोर अपराध है। यदि नियम कानून बनाने वाले, फिर चाणक्य ने कहा, यदि नियम कानून बनाने वाले ही नियमों को तोड़ेंगे तो उसका पालन अधिकारी और जनता कैसे कर पाएंगे? रवि जी की इस किताब में नीड वर्सेज ग्रीड की भी बहस है बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, और आज की चुनौती, और खास तौर से आप में से बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र पे बहुत गहराई से काम करते होंगे। आज कंजम्पशन की हिस्ट्री जो पिछले 400-500 वर्षों में रही, मैं किसी इकोनॉमिस्ट की किताब पेंगुइन से पढ़ रहा था कि 400 वर्षों में कैसे कंजम्पशन उस स्तर पे आ गया है जहां दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन गई है चीजें। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि किस रूप में पर्यावरण का संकट इस उपभोग से खड़ा हुआ है, दैट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि रवि ने जो इस पुस्तक को लिख करके ये प्रयास किया है, ये सचमुच बड़ा महत्वपूर्ण है। और अंत में इसका महत्व बताते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा, हालांकि इस पे चर्चा तो बहुत सारे लोग करेंगे। एक भारत के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, और जरूर आप अगर भारत की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो उसे पढ़िएगा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसको दुर्गादास जी ने लिखा। दुर्गादास जी 48 में जब भारत को आजादी मिल रही थी, 47-48 में, तो उस वक्त के बहुत बड़े पत्रकार थे और एसोसिएटेड प्रेस से थे, बाद में शायद हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन वगैरह सब में बड़े पदों पर रहे वो। और उनका निजी संबंध गांधी से था, उनका निजी संबंध जवाहरलाल जी से था, उनका निजी रैपर्ट सरदार पटेल से था। उस वक्त के जो भी बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर के गृह मंत्री हमारे पंत जी, सबसे उनके निजी ताल्लुकात थे। और उनकी पुस्तक की फॉरवर्ड लिखी है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा। उसमें बहुत सारी चीजें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ऐसी हैं जिन्हें आप जाने तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि वो खास तौर से चीजें कभी जानबूझ करके सामने नहीं ले आएगी। पर उन्होंने उसमें एक संस्मरण लिखा है कि भारत की ताकत क्या है। जिस पुराने भारत की ताकत और सामर्थ्य को समझने के लिए अब 14 के बाद प्रयास हो रहा है, इसके पहले शायद उस प्रयास को जानबूझ करके होने नहीं दिया गया। उसमें वो कहते हैं कि एक बार मैं ब्रिटेन गया और ब्रिटेन में जॉर्ज बर्नार्ड शाह से मिला। जॉर्ज बर्नार्ड शाह किसी से मिलते नहीं थे, पर वो मैंने आग्रह किया कि गुलाम भारत से हम लोग गए थे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो बड़े काइंड हुए और उन्होंने कहा कि मैं मिलूंगा। जब जॉर्ज बर्नार्ड साहब मिले उनसे तो क्या बातचीत थी वो बड़ी दिलचस्प है। कहा कि वो दुनिया के इतने मशहूर लेखक थे और बड़े वो थे, मतलब क्या कहते हैं, बड़े मूडी थे। वो आमतौर से लोगों से मिलना जुलना उनका बड़ा कम होता था। तो उन्होंने समय देकर बुलाया। जब ये मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने धन्यवाद दिया, कहा कि मैं अपने इंटरेस्ट में आपको मिलने के लिए बुलाया हूं। I quote, this is his quote, I am a selfish fellow. I thought you might help me to understand a bit about India. आगे दुर्गादास जी लिखते हैं कि 2 घंटे उनकी बातचीत चली। 2 घंटे में उन्होंने कहा बातचीत में कि बेबीलोन, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, ये सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, पर भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ मजबूती से कैसे अपनी जगह आज भी खड़ा है इतने दिनों के बाद। तो दुर्गादास जी ने कहा, ours was a system of social security in modern idioms of guaranteed employment, the incentives to work and the exchanges of services, adequate provisions for the aged, the widow and the orphan, and a sort of insurance against natural disasters. The state as such did not come into the picture. In fact, the system was rooted in the assumption that the state does not exist or was abstraction or at best to be identified if need be with the person of ruler. ये हमारे देश का अतीत रहा है
और ये समाज की ताकत रही है। आज हम बहुत सारी चीजों के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर करते हैं, सिस्टम पर निर्भर करते हैं कि कोई हमारे लिए करे, पर हमारा सिस्टम ऐसा था। मैं गांव से आता हूं और मैंने देखा है कि उस जिस गांव से मैं आता हूं, जो गांधी की परिभाषा थी समाज का अंतिम आदमी, शायद उस तरह का गांव है विकास की दृष्टि से। पर किस तरह से उस अपड़ गांव में भी सोशल सिक्योरिटी और मॉरल्स थे। मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने अतीत की बातों को इस रूप में देखना चाहिए। मैं रवि को बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जो विद्या चतुष्य जो इन्होंने अध्याय दिया है, उसमें कोट में पढ़ रहा था, काम धेनु गुणा विद्या हकाले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम समृद्धम। यानी विद्या का क्या महत्व है। विद्या possesses fulfillment power of desires like कामधेनु. In foreign land, it protects like a mother and ensures well-being. That is why Vidya is called sacred wealth. Chanakya shown great affinity towards Vidya knowledge system and emphasized repeatedly throughout the text. मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप देश दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हैं, और ये दुनिया में नॉलेज एरा है। नॉलेज एरा ने यह संभव बनाया है कि नॉलेज के बल एक व्यक्ति कितना बड़ा बदलाव पॉलिटिक्स में, सिस्टम में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में ला सकता है। हम सब आईटी के जमाने में, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में यहाँ खड़े हैं। चाणक्य वैल्यू सिस्टम कितनी बड़ी ताकत के रूप में आने वाले एरा में हमें मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे। और रवि बड़े विलक्षण और युवा हैं, इनसे मुझे बड़ी उम्मीद है। मेरी मुलाकात बमुश्किल 2 महीने पहले हुई, पर इनकी प्रतिभा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह इनकी पहली पुस्तक थी, दूसरी उसके पहले भी गायों पर उन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। एक शोध प्रबंध भी इनका है कॉलोनियल माइंडसेट पर, जहां तक मुझे याद है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। और उसी क्रम में ये किताब है, जरूर आप पढ़िए इसको, अपने को इनरिच करने के लिए, अपनी दृष्टि को विस्तार देने के लिए। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप सबके बीच बोलने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।